नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और स्वागत है आपका अध्ययन इन्फोटेनमेंट में। साप्ताहिक समसामयिकी समाचारों के इस बुलेटिन में हम लोग देखते हैं सप्ताह भर के महत्वपूर्ण समाचार विभिन्न स्रोतों जैसे द हिंदू, PIB, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय एडिशन, इंडियन एक्सप्रेस, ऑल इंडिया रेडियो, लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी इत्यादि से। साथ ही सम्मिलित किया जाता है विभिन्न वन लाइनर्स को जो महत्वपूर्ण होता है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना बुलेटिन और देखते हैं सबसे पहले सप्ताह भर के प्रमुख हेडलाइन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा आयोजित इंडिया आइडियाज समिट को संबोधित किया। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनेक प्रावधान 20 जुलाई से लागू होंगे। मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन, लाखों किसान होंगे लाभान्वित। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा गुजरात के आनंद में स्थापित विश्व स्तरीय शहद परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ। गुजरात स्थित काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र की तीसरी इकाई ने पहली बार क्रांतिकता प्राप्त की। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा सूर्य की अब तक की सबसे नजदीक से ले गई तस्वीरें जारी की गई। कोरोना वायरस वैक्सीन के विकास में प्राथमिक सफलता, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई वैक्सीन, शुरुआती परीक्षण सफल। आइए अब देखते हैं इस सप्ताह के प्रमुख वन लाइनर करंट अफेयर्स। हम लोग देख रहे हैं करंट अफेयर्स एनालिसिस 20 से 25 जुलाई 2020 के लिए। आइए अब हम लोग देख लेते हैं वन लाइनर करंट अफेयर्स। नामांकन की तारीख को बढ़ाने से चर्चा में रहे आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज का ट्रैक 1 ऐप इनोवेशन चैलेंज किससे संबंधित है? मौजूदा ऐप्स को प्रोत्साहन देते हुए उन्हें विश्व स्तरीय बनाना। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में समीक्षा से चर्चा में रहे भागीरथी इको सेंसिटिव जोन का विस्तार कहां से कहां तक किया गया है? तो गुरुमुख से उत्तरकाशी तक। हाल ही में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार 2016-18 मातृत्व मृत्यु दर कितनी रही? 113। हाल ही में मोबाइल ऐप जारी करने से चर्चा में रहे PM स्वनिधि के लाभार्थी कौन होंगे एवं इसके तहत कितना वर्किंग कैपिटल दिया जाएगा? तो इसके जो लाभार्थी होंगे वो स्ट्रीट वेंडर्स होंगे और 10,000 रुपया इनको दिया जाएगा वर्किंग कैपिटल के रूप में। सतत विकास 2030 तक भारत को मातृत्व मृत्यु दर के किस लक्ष्य को प्राप्त करना है एवं कितने राज्यों ने इसे प्राप्त कर लिया है? तो 70 प्रति लाख का लक्ष्य जो है वह प्राप्त करना है और 5 राज्य केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने इसे प्राप्त कर लिया है। सरकार द्वारा योजना के विस्तार से बढ़ाने से चर्चा में रहे सुमन पहल का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है अस्पताल या प्रशिक्षित नर्स की निगरानी में प्रसव द्वारा 100% सुरक्षित मातृत्व का लक्ष्य। आगे देख लेते हैं, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी ICAT के द्वारा ऑटोमेटिव इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देने हेतु और वैश्विक तकनीकी उन्नयन हेतु किस पोर्टल का विकास किया गया है? तो यह है एस्पायर, जिसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटिव सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एडुकेशन। हाल ही में समीक्षा से चर्चा में रहे ऑल वेदर 4 धाम प्रोजेक्ट के द्वारा किन तीर्थ स्थलों को आपस में जोड़ा जाएगा? तो यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। हाल ही में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के किस नेता को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया है? तो नाम क्या है? मुफ्ती नूर वाली महसूद। मुफ्ती नूर वाली महसूद। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने देश के 200 हाई स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई के लिए किस तकनीकी दिक्कत संगठन से समझौता किया है? तो IBM से समझौता किया है। आगे देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य द्वारा बाल मजदूरी के खिलाफ ऑपरेशन मुस्कान कोविड-19 की शुरुआत की गई है? तो यह है आंध्र प्रदेश। यूरोप और एशिया के मध्य 2 स्थित देशों के बीच तनाव से चर्चा में रहे नगर्नो काराबाख को लेकर किन देशों के बीच
सीमा विवाद है तो अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच है। हाल ही में प्रशिक्षण से चर्चा में रहे वेव राइडर X-15 किससे संबंधित है एवं यह किस देश की परियोजना है, तो हाइपरसोनिक मिसाइल से संबंधित है और यह अमेरिका की परियोजना है। UNDP मतलब कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस देश में सर्वाधिक 27.3 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठाने में सफलता हासिल की है, तो भारत है। इसके बारे में हम लोग आगे भी देखेंगे। संशोधित किए गए लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार की 4 प्रमुख श्रेणियां कौन कौन है, तो जिला प्रदर्शन संकेतक कार्यक्रम, नवाचार सामान्य श्रेणी, आकांक्षी जिला कार्यक्रम और नमामि गंगे कार्यक्रम। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ऊर्जा क्षेत्र में प्रशिक्षित होने वाले युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए किस रोजगार पोर्टल का गठन किया गया है, तो नाम है विद्युत रोजगार पोर्टल। केरल में सोने की तस्करी के आरोप में NIA ने किस संगठन से आरोपियों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस हेतु सिफारिश की है एवं यह संगठन कहाँ स्थित है, तो इंटरपोल से और लियोन फ्रांस में यह स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भाषण से चर्चा में रहे संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसॉक में कितने सदस्य हैं एवं इसकी सदस्यता का निर्धारण कैसे होता है, तो सदस्य संख्या 54 है और सदस्यता का निर्धारण जो है वो भौगोलिक प्रतिनिधित्व से होता है। इकोसॉक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिभाषण से चर्चा में रहे किस तिथि तक सभी भारतवासियों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा, तो 2022 तक जो है सभी को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। हाल ही में रेलवे के द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर किन 4 स्टेशनों को रीडेवलप करने हेतु निविदा निकाली गई है, तो नागपुर, ग्वालियर, अमृतसर और साबरमती। कोविड-19 महामारी में रोजगार उपलब्ध करवाने से चर्चा में रहे असीम यानी कि आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया है, तो यह है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC और बेटर प्लेस। अपराधियों के धरपकड़ हेतु हाल ही में दिल्ली पुलिस द्वारा AI मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा के एल्गोरिदम पर आधारित विश्लेषण किस अनुप्रयोग को अपनाया गया है, तो यह है प्रिडिक्टिव पॉलिसिंग। आगामी 20 जुलाई से देश में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कौन सा नया कानून लागू किया जाएगा, इसके तहत उपभोक्ता संरक्षण हेतु किस शीर्ष प्राधिकरण की स्थापना होगी, तो नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 लागू किया जाएगा 20 जुलाई से और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी जिसका शॉर्ट फॉर्म है CCPA। हाल ही में अमेरिका से हुए संबंधों से चर्चा में रहे भारत के कार्यरत रणनीतिक तेल भंडार कहाँ पर स्थित है, तो यह है विशाखापत्तनम, मंगलोर और पदूर कर्नाटक में। इकोसॉक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिभाषण से चर्चा में रहे 2030 तक कितने गीगावाट अक्षय ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, तो 450 गीगावाट। डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा भारत में मातृत्व मृत्यु दर पर प्रकाश डालने से चर्चा में रहे मातृत्व मृत्यु दर के संदर्भ में सबसे निचले पैदान पर कौन सा राज्य स्थित है, तो क्रमशः असम, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सबसे निचले स्थान पर है। हाल ही में कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संक्रमण बढ़ने से चर्चा में रहे इबोला संक्रमण के कारक कौन है, तो इबोला वायरस। केंद्र सरकार द्वारा किस व्यक्ति और संस्था को अनुसंधान की अनुमति से देने में चर्चा में रहे राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है, तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया है। हाल ही में भारत और चीन की सीमा विवाद के संदर्भ में चर्चा में रहे देप्सांग घाटी भारत के किस भौगोलिक भूभाग का हिस्सा है, तो लद्दाख का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के संदर्भ में चर्चा में रहे वेंकट चलैया आयोग किससे संबंधित है, तो जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका देप्सांग घाटी। उच्चतम न्यायालय में याचिका से चर्चा में रहे वेंकट चलैया आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की सिफारिश की थी, तो अनुच्छेद 47A में, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 53वें बेल शतरंज महोत्सव में एक्सेंट्स चेस 960 शतरंज टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया, तो ग्रैंड मास्टर P हरिकृष्णा। हाल ही में किस भारतीय के द्वारा छोटे से स्थान में सबसे तेजी से 100 योगासन करने का रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया, तो नाम है स्मृति कालिया। हाल ही में दिवंगत हुए नागरिक अधिकारों, अहिंसा और गांधीवादी मूल्यों के पक्षधर लुइस जॉन किस देश से संबंधित थे, तो अमेरिका से संबंधित थे, याद रखिएगा। हाल ही में दिवंगत हुए कांजीवरम श्रीरंगचारी शेषाद्री यानी कि CS शेषाद्री को किस क्षेत्र में ख्याति हासिल थी, तो यह गणित के क्षेत्र में गणितज्ञ थे, बीजगणितीय ज्यामिति के क्षेत्र में इन्हें
विशेषज्ञता हासिल थी और यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके इनके निधन पर शोक व्यक्त किया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में सरकार द्वारा स्पष्टीकरण से चर्चा में रहे भारतीय रेलवे द्वारा कब से निजी क्षेत्र द्वारा रेलगाड़ियों का परिचालन प्रारंभ किया जाएगा, तो मार्च 2023 से। आयकर रिटर्न को जल्दी और सही ढंग से फाइलिंग कराने हेतु आयकर विभाग द्वारा फेसलेस असेसमेंट हेतु किस नए फॉर्म को उपलब्ध करवाया गया है, तो फॉर्म 26AS। हाल ही में 20 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ने से चर्चा में रहे वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत पूरे भारत को किस समय सीमा के तहत जोड़ दिया जाएगा, तो मार्च 2021 तक पूरा देश जो है वह वन नेशन वन राशन कार्ड से जुड़ जाएगा। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में महात्मा बुद्ध की 1700 साल पुरानी प्रतिमा तोड़े जाने से चर्चा में रहे गांधार मूर्ति कला का विकास किस काल में हुआ था, तो कनिष्क प्रथम के काल में हुआ था, कुषाण वंश में। दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करने से चर्चा में रहे किस समिति द्वारा मीडिया में सरकार द्वारा वित्त पोषित विज्ञापनों की सामग्री का नियमन किया जाता है, तो सरकारी विज्ञापनों में सामग्री के नियमन से संबंधित समिति CCRGA। किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया गया एवं सरकार के द्वारा प्रत्येक मेगा फूड योजना हेतु कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है, तो इसका उद्घाटन मिजोरम में किया गया, मतलब कि मिजोरम में यह है जोरम मेगा फूड पार्क। इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे। और 50 करोड़ रुपए दिए जाते हैं मेगा फूड स्थापित करने के लिए, मेगा फूड पार्क स्थापित करने के लिए। देख लेते हैं, आत्मनिर्भर भारत को सफल बनाने के लिए 1 करोड़ युवाओं में वॉलंटियर की भावना, शैक्षणिक कौशल इत्यादि सिखाने हेतु किस संगठन के साथ समझौता किया गया है, तो युवा यूनिसेफ। हाल ही में भारत के प्रत्येक सार्वजनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो सबसे पहला जो प्लाजा है वह चेम्सफोर्ड क्लब नई दिल्ली में स्थापित किया गया है और इसका उद्घाटन भी किया गया है। सरकार द्वारा बारूदी सुरंग हटाने वाले उपकरणों की खरीद से चर्चा में रहे T-90 क्या है एवं इसे मूलतः किस देश के द्वारा बनाया गया था, तो T-90 जो है वो टैंक है और रूस के द्वारा इसे बनाया गया है। तकनीकी हस्तांतरण द्वारा भारत में भी इसका निर्माण किया जा रहा है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने हंगरी ग्रांड प्रिक्स जीतकर माइकल शूमाकर का किसी एक ट्रैक पर सर्वाधिक जीत दर्ज करने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है, तो वो है लुइस हैमिल्टन, याद रखिएगा। जस्टिस यू ललित के शामिल होने से चर्चा में रहे सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में कितने न्यायाधीश शामिल होते हैं एवं किस वाद में कॉलेजियम व्यवस्था अस्तित्व में आई थी, तो टोटल 5 शामिल होते हैं और द सेकेंड जजेज केस 1993 में जो है यह कॉलेजियम व्यवस्था अस्तित्व में आई थी, यह भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 महामारी के दौरान छात्र छात्राओं की बढ़ती मानसिक परेशानियों का समाधान हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, तो इसका नाम है मनोदर्पण। इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। अमेरिकी जनसंख्या रेफरेंस ब्यूरो द्वारा जारी 2020 विश्व जनसंख्या डेटा के अनुसार दक्षिण एशियाई देशों में सर्वाधिक प्रजनन दर किन देशों का है, तो वह है क्रमशः अफगानिस्तान पहला, पाकिस्तान दूसरा और बांग्लादेश तीसरा। हाल ही में जारी हुए आंकड़ों के अनुसार दुनिया में भूगर्भ जल का सबसे ज़्यादा दोहन करने वाले राष्ट्र कौन है, तो क्रमशः भारत पहला है, चीन दूसरा है और अमेरिका तीसरे नंबर पर है। तो भारत पहले स्थान पर है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य में हरेली महोत्सव पर गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया गया है, तो यह है छत्तीसगढ़, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे भी हम इसके बारे में देखेंगे। हाल ही में पृथ्वी पर 6000 वर्षों के बाद सबसे नज़दीक आने के कारण चर्चा में रहे 21वीं सदी का पहला दृश्यमान धूमकेतु का नाम क्या है, तो धूमकेतु नियोवाइस C 2020 F3। भारत द्वारा संभावित खरीद से चर्चा में रहे P8I क्या है एवं इसका निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जाता है, तो यह जो है निगरानी टोही एवं पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है, जो कि बोइंग अमेरिका के द्वारा तैयार किया जाता है। US नेशनल साइंस फाउंडेशन द्वारा जलवायु परिवर्तन से पैदावार पर होने वाले असर से चर्चा में रहे सेब के उत्पादन में कौन सा भारत का राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अग्रणी है, तो जम्मू कश्मीर जो है प्रथम स्थान पर है और हिमाचल प्रदेश द्वितीय स्थान पर है। किसके उत्पादन में, तो सेब के उत्पादन में। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, अनिश्चित दुनिया के लिए रणनीति का भारतीय तरीका, किसने लिखा है, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिखा है। VBI हो जाता है, याद जरूर रखिएगा, ठीक है, यह पूछा जरूर जाएगा। भारत में सर्कस में पशुओं की प्रस्तुतियों को तत्काल रोकने की मांग से चर्चा में रहे पेटा संस्था की स्थापना कब हुई एवं इसका मुख्यालय कहाँ है, तो 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। नोरफॉल्क वर्जीनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका मुख्यालय है। ईरान द्वारा भारत को परियोजना से बाहर निकालने
जाने की खबरों से का खंडन करने से चर्चा में रहे चाबहार रेल प्रोजेक्ट के तहत किन भागों को आपस में जोड़ा जाएगा, तो चाबहार से जाहेदान को जोड़ा जाएगा। ठीक है, यह याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। टिड्डियों के हमले से भारत और पूर्वी अफ्रीका में खाद्य संकट की चेतावनी से चर्चा में रहे विश्व मौसम संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग कब बना एवं इसका मुख्यालय क्या है, कहाँ है, तो 1950 में यह संयुक्त राष्ट्र का अंग बना और आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। किसका, आपका विश्व मौसम संगठन। हाल ही में नस्ल भेद और आर्थिक असमानता के खिलाफ किस अभियान के तहत पूरे विश्व के 160 शहरों के 20,000 से अधिक कामगार अपने काम पर नहीं गए, तो स्ट्राइक फॉर ब्लैक लाइव्स। हाल ही में DRDO के द्वारा AI से लैस हर मौसम में काम करने वाले किस ड्रोन को सेना को सौंपा गया है, तो नाम है इसका भारत ड्रोन। नाम याद रखिएगा, भारत ड्रोन, और यह DRDO के द्वारा बनाया गया है। कोविड-19 महामारी के संदर्भ में चर्चा में रहे टी सेल और एंटीजन का मानव शरीर में कार्य क्या है, तो यह क्रमशः शरीर में संक्रमण से लड़ते हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली को एंटीबॉडी पैदा करने को प्रेरित करते हैं। हाल ही में दिल्ली में सर्वेक्षण कराए जाने से चर्चा में रहे सीरो सर्वेक्षण क्यों कराया जाता है, तो संक्रमण का प्रसार एवं संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरक्षा या एंटीबॉडी का विकास को जानने हेतु। आगे देख लेते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधन किए जाने से चर्चा में रहे इंडिया आइडियाज समिट का आयोजन किन दो देशों के मध्य किया जा रहा है एवं इसकी थीम क्या है, तो भारत और अमेरिका के मध्य कराया जा रहा है और बेहतर भविष्य का निर्माण इसकी थीम है। हाल ही में सफल परीक्षण किए जाने से चर्चा में रहे ध्रुवास्त्र क्या है, तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, यह भी याद रखिएगा, ध्रुवास्त्र। सिंगापुर के टेमासेक फाउंडेशन द्वारा भारत को दान दिए जाने से चर्चा में रहे ऑक्सीजन सांद्रक ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स का अनुप्रयोग क्या है, तो वायुमंडलीय हवा को चिकित्सीय ऑक्सीजन में परिवर्तित करना। टेरी के वेबिनार में बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री द्वारा उद्घोषण से चर्चा में रहे 2030 तक कुल बिजली उत्पादन क्षमता में स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत होगी, तो 60% होगी। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, तो हाल ही में सेबी के द्वारा नियमों में संशोधन किए जाने से चर्चा में रहे भेदिया कारोबार इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, तो इनसाइडर ट्रेडिंग कंपनी की प्रतिभूतियों की अंदरूनी जानकारी का दुरुपयोग कर शेयर कारोबार करना, यह होता है इनसाइडर ट्रेडिंग। राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा खनन को चुनौती देने वाली याचिका पर समिति बिठाने से चर्चा में रहे सालेकी आरक्षित वन कहाँ स्थित है, तो डिगबोई असम में स्थित है, बिल्कुल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा केंद्र सरकार को आदेश दिए जाने से चर्चा में रहे स्मॉग टावर का अनुप्रयोग क्या है, तो हवा को शुद्ध करना। हाल ही में स्वदेश में डिजाइन किए गए किस परमाणु रिएक्टर संयंत्र ने सामान्य परिचालन की स्थिति प्राप्त की है एवं यह संयंत्र कहाँ स्थित है, तो काकरापार परमाणु संयंत्र गुजरात में स्थित है। इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत के परमाणु कार्यक्रम पर बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट्स की रिपोर्ट से चर्चा में रहे न्यूक्लियर ट्रायड संपन्न देश किसे कहा जाता है, तो वह देश जो जमीन, हवा और पानी से परमाणु हमला करने में सक्षम हो, और यह जो है भारत भी है। हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति ने फोर्ब्स बिलियनियर इंडेक्स में 5वें विश्व के सबसे अमीर के रूप में अपनी जगह बनाई एवं इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन काबिज है, तो मुकेश अंबानी जो है 5वें स्थान पर है और पहले स्थान पर जेफ बेजोस हैं। विगत काफ़ी समय से तेल के कुएं में लगी आग एवं विस्फोटकों से चर्चा में रहे बगजान स्थित वाइल इंडिया का कुआं किस राज्य में अवस्थित है, तो तिनसुकिया असम में अवस्थित है, याद रखिएगा, बगजान। हाल ही में चर्चा में रही कोयला विभाग की गोइंग ग्रीन पहल क्या है, तो खनन इलाकों में पारिस्थितिकी पुनर्विकास एवं पौधारोपण के माध्यम से ग्रीन कवर बढ़ाना, इसका नाम है गोइंग ग्रीन पहल। जिस मशहूर मंदिर ने आदि महोत्सव के उपलक्ष्य में झंडा फहराया, तो मीनाक्षी मंदिर, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने जिस देश में इंडियन प्रीमियर लीग आयोजित करना चाहता है, तो संयुक्त अरब अमीरात में यह आयोजित होगा। इसका जो है आपका घोषणा भी कर दिया गया है, अक्टूबर से नवंबर तक होगा। DRDO द्वारा भारतीय सेना हेतु स्वदेशी विकसित ड्रोन का पहल का क्या नाम है, तो नाम है इसका भारत, यह याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ इसके बारे में। आगे देख लेते हैं, ओडिशा सरकार ने जिस लोकप्रिय लोकगीत के नाम पर संबलपुर जिले के बिलुंग गांव का नाम बदल दिया है, तो नाम है इसका क्या, रंगबती नाम है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अमेरिका ने जिस देश को ह्यूस्टन में अपना वाणिज्यिक दूतावास बंद करने का आदेश दिया है, तो यह चीन है। हाल ही में जिस राज्य ने वेस्ट टू जर्नी नाम से एक पहल की शुरुआत की है, तो
उत्तराखंड ने की है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जिस देश ने पहले मंगल जांच अभियान तियानवेन-1 को वेनचांग अंतरिक्ष यान से लॉन्च साइट से लॉन्च किया है, तो नाम यह जो है चीन ने किया है, नाम क्या है, तियानवेन-1। हाल ही में जिस राज्य के ये तो हो चुका है, काकरापार के बारे में मैंने बता दिया है। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है, तो यह है ओडिशा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु किस पहल की शुरुआत की है, तो मनोदर्पण पहल की। जिस देश का नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रावण के उड्डयन मार्गों पर शोध करेगा, तो यह है श्रीलंका। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया, तो यह है मिजोरम। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जेसन होल्डर को पछाड़कर हाल ही में जो नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है, तो नाम है बेन स्टोक्स। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है, तो यह है दिल्ली। हाल ही में जिस देश के शोधकर्ताओं ने पूर्वी हिंद महासागर में पहली सुपर जायंट आइसोपॉड प्रजाति बाथिनोमस रक्सासा की खोज की है, तो यह है सिंगापुर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आगे भी हम इसके बारे में देखेंगे। मध्य प्रदेश के जिस राज्यपाल का हाल ही में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया, लालजी टंडन, और ये बिहार के भी राज्यपाल रह चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में जिस टूर्नामेंट को इस साल स्थगित करने का फैसला लिया है, तो मेंस T20 वर्ल्ड कप जो होना था वह कैंसिल हो गया है। जिस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की है, तो नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने यह योजना शुरू की है, नवीन रोजगार छतरी योजना। ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने हेतु केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने जिस शहर के चेम्सफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया, तो यह है दिल्ली। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया, तो यह है उत्तराखंड। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और आगे देख लेते हैं। राज्य जो 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा, वह है हिमाचल प्रदेश, यह भी याद रखिएगा। भारत और जिस देश ने साइबर हमलों से निपटने में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो इजराइल के साथ भारत ने किया है, याद रखिएगा। फीफा ने घोषणा की कि 2022 विश्व कप जिस देश में आयोजित किया जाएगा, तो कतर में आयोजित किया जाएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र मोदी के सोशल साइट ट्विटर पर 6 करोड़ फॉलोअर के साथ किस स्थान पर पहुंच गए हैं, तो तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। इससे पहले 2 और लोग हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 20 जुलाई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वार्षिक अध्ययन के अनुसार वैश्विक स्तर पर बीते कितने वर्षों में 10 लाख से अधिक लोग कुपोषितों की श्रेणी में शामिल हुए हैं, तो 5 वर्षों में। नाबार्ड ने अपना 39वां स्थापना दिवस पहली बार जिसका आयोजन किया है, तो डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है नाबार्ड ने अपनी 39वें स्थापना दिवस पर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने वन लाइनर्स देख लिया है। अब आइए अब देखते हैं करंट अफेयर्स विश्लेषण विस्तार से, और देखेंगे अपना करंट अफेयर्स एनालिसिस जो कि लिया गया है द हिंदू, PIB, दृष्टि IAS, इनसाइट IAS और ध्येय IAS से। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला क्या है, इंडिया आइडियाज समिट। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका भारत व्यापार परिषद USIBC द्वारा आयोजित इंडिया आइडियाज समिट को संबोधित किया है। इंडिया आइडियाज समिट की मेजबानी अमेरिका भारत व्यापार परिषद के द्वारा की गई, और इस वर्ष के सम्मेलन की थीम क्या थी, तो बेहतर भविष्य का निर्माण, यानी कि बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर। इस वर्ष का समिट 21 और 22 जुलाई 2020 को आभासी तौर पर आयोजित किया गया। इस समिट के दौरान विभिन्न प्रकार के सत्र आयोजित किए गए, जिसमें प्रत्येक सत्र में भारत संबंधित किसी विशेष मुद्दे पर केंद्रित था। इस दौरान प्रत्येक सत्र में राजनेताओं, राजनयिकों, विद्वानों और व्यापारिक कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों आदि को अपना विचार और राय साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। उद्देश्य क्या था, तो इस समिट का आयोजन प्रत्येक वर्ष अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा मुख्य तौर पर भारत और अमेरिका की आर्थिक भागीदारी और दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से किया जाता है। अब देख लेते हैं अमेरिका भारत व्यापार परिषद के बारे में। तो अमेरिका और भारत
भारतीय सरकारों के अनुरोध पर वर्ष 1975 में गठित अमेरिका भारत व्यापार परिषद दोनों देशों के बीच एक प्रमुख व्यवसाय संगठन है, जिसमें 300 से अधिक शीर्ष स्तरीय अमेरिकी और भारतीय कंपनियां शामिल हैं, जो अमेरिका भारत के व्यापारिक संबंधों को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो 1975 में इसका गठन हुआ था, यह याद रखिएगा। अमेरिका भारत व्यापार परिषद का मुख्य उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देना है। अमेरिका भारत व्यापार परिषद का लक्ष्य भारत और अमेरिका के बीच एक समावेशी द्विपक्षीय व्यापार तंत्र का निर्माण करना है, ताकि दोनों देशों में उद्यमिता की भावना को पोषित किया जा सके और रोजगार सृजित किया जा सके। अब देख लेते हैं, अमेरिका जो है वो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। किस प्रकार से है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अमेरिका लगातार दूसरी वर्ष वित्तीय वर्ष 2019-20 में भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बना रहा है, जो कि इन देशों के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को दर्शाता है। संबंधित आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में अमेरिका और भारत के बीच 88.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार किया गया, जो कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में 87.96 बिलियन डॉलर था। इस प्रकार बीते वर्ष के मुकाबले 2019-20 में भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार में बढ़ोतरी देखने को मिली है। अमेरिका उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसके साथ भारत के व्यापार अधिशेष है। गौरतलब है कि अमेरिका वित्तीय वर्ष 2018-19 में चीन को पछाड़ते हुए भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार देश बना था। तो यह सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हमारा, तो यह है गोधन न्याय योजना, और यह किसके द्वारा शुरू की गई है? तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया जा रहा है। ठीक है, हरेली पर्व जो है उससे यह शुरू किया जाएगा। अब देख लेते हैं इसकी विशेषताएं। तो पशुपालकों से गाय के गोबर की खरीद प्रति 2 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से की जाएगी। गाय के गोबर को वर्मी कंपोस्ट और अन्य पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं में प्रयोग किया जाएगा। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 8 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट बेचा जाएगा। अब आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय परीक्षण और अंश शोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड के बारे में। नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज NABL, यह अनुरूपता मूल्यांकन निकायों यानी कि कन्फॉर्मिटी असेसमेंट बॉडीज प्रयोगशालाओं को मान्यता प्रदान करता है। NABL भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है। तो किस मंत्रालय के तहत है? याद रखिएगा, जिसका पंजीकरण संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत किया गया है। NABL का एशिया पैसिफिक लेबोरेटरीज एक्रीडिटेशन कॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रीडिटेशन कॉर्पोरेशन के साथ म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट है। यह विज्ञान और इंजीनियरिंग के सभी प्रमुख क्षेत्रों जैसे जैविक, रासायनिक, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, द्रव प्रवाह, गैर विनाशकारी इत्यादि में मान्यता प्रदान करता है। मतलब कि इंजीनियरिंग के सभी प्रमुख क्षेत्रों में यह मान्यता प्रदान करता है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोबाइल ऐप कुरमा। तो 23 मई 2020 को विश्व कछुआ दिवस, यानी याद रखिएगा 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। तो इस अवसर पर कछुआ संरक्षण के लिए कुरमा नामक एक मोबाइल आधारित एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। इस ऐप को टर्टल सर्वाइवल एलायंस इंडिया और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया के सहयोग से इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क ITCAN के द्वारा विकसित किया गया है। यह ऐप न केवल उपयोगकर्ताओं को देश भर में कछुओं की प्रजातियों की पहचान करने के लिए डेटाबेस प्रदान करता है, बल्कि निकटतम संरक्षण केंद्र की अवस्थिति भी बताता है। यह एक डिजिटल डेटाबेस के रूप में कार्य करता है, जिसमें भारत के ताजे जल के कछुओं सहित कछुओं की 29 प्रजातियों को शामिल किया गया है। इसमें कछुओं की पहचान, वितरण, स्थानीय नाम एवं खतरों के बारे में जानकारी दी गई है। अब देख लेते हैं ट्रैफिक की रिपोर्ट के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव व्यापार निगरानी संगठन ट्रैफिक द्वारा 2019 में जारी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रत्येक वर्ष कम से कम 11,000 सामान्य कछुओं एवं मीठे जल के कछुओं का अवैध शिकार किया जाता है एवं तस्करी होती है। सितंबर 2009 से सितंबर 2019 के बीच 1,11,130 कछुओं का अवैध शिकार व तस्करी की गई है। अब देख लेते हैं आगे इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क के बारे में। ITCAN तो प्रमुख संरक्षण एजेंसियों का एक समूह नागरिक विज्ञान पहल सिटीजन साइंस इनिशिएटिव शुरू करने के लिए एक साथ कार्य कर रहा है, जिसे इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क नाम दिया गया है। यह कछुओं पर महत्वपूर्ण जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, जो आम जनता को स्थानीय डेटा संग्रह में संलग्न करने एवं प्रवर्तन एजेंसियों या वन विभागों को सहायता प्रदान करने में मदद करता है। आगे देख लेते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया के बारे में। तो यह सोसाइटी जो है, इसने बाघ पारिस्थितिकी के
विस्तृत अध्ययन के साथ शुरुआत करते हुए वर्ष 1988 से भारत में अपनी वैश्विक मिशन को आगे बढ़ाया है। ठीक है, तो याद रखिएगा 1988 से इसका मिशन जो है वह आगे बढ़ा था और इसका जो मिशन है वह सरकारी एवं गैर सरकारी सहयोगियों के साथ रचनात्मक सहयोग के माध्यम से वैश्विक मतलब कि वन्य जीवों के संरक्षण तरीकों एवं राष्ट्रीय क्षमता निर्माण के साथ अनुसंधान को बढ़ावा देती है। अब आगे देख लेते हैं टर्टल सर्वाइवल एलायंस के बारे में। तो टर्टल सर्वाइवल एलायंस का गठन 2001 में मीठे जल के कछुओं एवं सामान्य कछुओं के अस्थायी बंदी प्रबंधन यानी कि सस्टेनेबल कैप्टिव मैनेजमेंट के लिए IUCN की साझेदारी में किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इसका गठन एशियाई कछुआ संकट के मद्देनजर किया गया था। एशियाई कछुआ संकट चीनी बाजारों में अवैध तरीके से निरंतर कछुआ आपूर्ति से संबंधित है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग जोरम मेगा फूड पार्क के बारे में। तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मिजोरम के जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। आगे देख लेते हैं। तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने बताया कि जोरम मेगा फूड पार्क 5000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार देगा और कोर प्रसंस्करण केंद्र एवं प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र के जलग्रहण क्षेत्रों के लगभग 25,000 किसानों को भी लाभान्वित करेगा। यह मेगा फूड पार्क मिजोरम में अवस्थित लगभग 30 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में तकरीबन 250 करोड़ के अतिरिक्त निवेश का लाभ उठाएगा और अंततः वार्षिक तौर पर लगभग 450 से 500 करोड़ रुपए का कारोबार करेगा। मिजोरम के कोलासिब जिले के खमरंग गांव में मेगा फूड पार्क को जोरम मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बढ़ावा दिया गया है। याद रखिएगा गांव का नाम और शहर का नाम, ठीक है, और जिले का भी नाम याद रखिएगा। यह मिजोरम राज्य में संचालित होने वाला पहला मेगा फूड पार्क है, यह भी याद रखिएगा। पूर्वोत्तर राज्य में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की सहायता से प्राप्त कुल 88 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें 41 परियोजनाएं क्रियान्वित की जा चुकी हैं। भारत को एक सुदृढ़ खाद्य अर्थव्यवस्था और विश्व की खाद्य फैक्ट्री बनाने के लिए भारत सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को मेक इन इंडिया का एक प्रमुख क्षेत्र बनाया है। देख लेते हैं जोरम मेगा फूड पार्क के बारे में। तो 55 एकड़ भूमि में स्थापित मिजोरम की जोरम मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड की परियोजना लागत 75.20 करोड़ रुपए है। इस मेगा फूड पार्क के कोर प्रसंस्करण केंद्र में स्थापित की गई इकाइयों में अत्याधुनिक अवसंरचना के अलावा कोल्ड स्टोरेज 1000 मीट्रिक टन, सुखाने का गोदाम 3000 मीट्रिक टन, डिब्बा बंदी के साथ कीटाणुनाशक पल्प लाइन, कीटाणुनाशक एवं टेट्रा पैकिंग 2 मीट्रिक टन प्रति घंटा, राइपनिंग यानी कि पकने में सहायक चैम्बर्स और मसाला सुखाने की सुविधा, खाद्य प्रशिक्षण प्रयोगशाला इत्यादि शामिल है। मेगा फूड पार्क के बारे में देख लेते हैं। तो मेगा फूड पार्क योजना के तहत भारत सरकार प्रत्येक मेगा फूड पार्क परियोजना के लिए 50 करोड़ तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। वर्तमान में विभिन्न राज्यों में 18 मेगा फूड पार्क परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं और विभिन्न राज्यों में 19 मेगा फूड पार्कों में पहले ही परिचालन शुरू हो चुका है। इसमें से 6 पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 2 मेगा फूड पार्क असम एवं मिजोरम में शुरू किए गए हैं, तो इसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं लालजी टंडन के बारे में। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल व भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन जी का निधन हो गया है। लालजी टंडन का जन्म 12 अप्रैल 1935 को लखनऊ में हुआ था, यह याद रखिएगा। लालजी टंडन ने राजनीतिक सफर की शुरुआत वर्ष 1960 में की थी। वर्ष 1978 से 1984 और वर्ष 1990 से 96 तक लालजी टंडन 2 बार उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के सदस्य भी रहे हैं। लालजी टंडन जुलाई 2019 में मध्य प्रदेश के 22वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए थे। इससे पूर्व उन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में भी अपनी सेवाएं दी थी। नेक्स्ट देख लेते हैं वानिकी में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। तो वर्ष 2019 के लिए वानिकी में उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार कन्नन C.S. वारियर को दिया गया है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग के वैज्ञानिक हैं। ठीक है, यह पुरस्कार भारतीय वानिकी अनुसंधान संस्थान एवं शिक्षा परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एडुकेशन ICFRE द्वारा प्रदान किया जाता है, याद रखिएगा। ICFRE राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान प्रणाली में एक सर्वोच्च निकाय है। ICFRE को हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा भूमि क्षरण से संबंधित मुद्दों पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में घोषित किया गया था। देश में पहली बार उपयुक्त लवणीय मृदा के लिए कैसुअरीना के 3 लवण सहिष्णु उत्पादक क्लोन जारी करने के लिए कन्नन C.S. वारियर को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारत में
6.73 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र लवण प्रभावित है और यह दुनिया में कैसुअरीना का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र भी है, जो इन क्लोनों के उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। कन्नन सी एसवारियर ने केरल के अलप्पुझा जिले में लुप्त प्राय सेक्रेड ग्रोव्स के संरक्षण पर भी व्यापक कार्य किया है। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। कैसुअरीना के बारे में देख लेते हैं। तो कैसुअरीना, जिसे कट्टडी एवं सुबुक्कू के नाम से जाना जाता है, एक पौधे की प्रजाति है जिसकी कैसुअरीना इक्विसेटिफोलिया सहित 17 से अधिक प्रजातियां हैं। यह बैक्टीरिया फैक्ट्रिया के साथ सहजीवी संघ में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यह याद रखिएगा। यह ईंधन कागज बनाने की ईंधन की लकड़ी, कागज बनाने में की लुगदी और बायोमास आधारित बिजली उत्पादन के लिए एक पसंदीदा विकल्प है। इसका उपयोग जो है तटीय क्षेत्रों में आश्रय के लिए और कृषि फसलों एवं केले के बागानों की रक्षा के लिए वायु अवरोध के रूप में किया जाता है। अब देख लेते हैं मनोदर्पण के बारे में। तो 21 जुलाई 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने कोविड-19 के मद्देनजर छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण हेतु मनोसामाजिक सहायता यानी कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रदान करने के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मनोदर्पण पहल की शुरू की है। ठीक है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पोर्टल पर मनोदर्पण का एक विशेष वेब पेज तथा मनोदर्पण पर एक हैंडबुक और एक राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन भी लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य देख लेते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस पहल का उद्देश्य छात्रों को उनके मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना है। मानव पूंजी को सशक्त करने एवं उसकी उत्पादकता बढ़ाने हेतु एक भाग के रूप में मनोदर्पण पहल को आत्मनिर्भर भारत अभियान में शामिल किया गया है। मनोदर्पण पहल में निम्नलिखित घटकों को शामिल किया गया है। कौन कौन से घटक हैं देख लेते हैं। तो सलाहकारी दिशा निर्देश, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर एक वेब पेज, राष्ट्रीय स्तर का डेटाबेस एवं काउंसलरों की निर्देशिका, राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर, मनोसामाजिक सहायता पर एक पुस्तिका, ऑनलाइन चैट प्लेटफॉर्म, वेबिनार, वीडियो, पोस्टर, फ्लायर्स, आपका कॉमिक्स और लघु फिल्मों सहित ऑडियो विजुअल संसाधन। आगे देख लेते हैं मधुबनी चित्रकला के बारे में। तो कोविड-19 महामारी के मद्देनजर बिहार के विख्यात मधुबनी कलाकार रेमंत कुमार मिश्रा मास्क पर हाथ से मधुबनी रूपांकनों का चित्रण करके मास्क मैन के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। नाम याद रखिएगा, रेमंत कुमार। मधुबनी कला, जिसे मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है, यह बिहार के मिथिलांचल इलाके मधुबनी, दरभंगा और नेपाल के कुछ इलाकों में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसे प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर WG आर्चर को जाता है, जिन्होंने वर्ष 1934 में बिहार के भूकंप निरीक्षण के दौरान इस शैली को देखा था। तो याद रखिएगा WG आर्चर का नाम। मधुबनी कला की विशेषताएं देख लेते हैं। तो इस शैली के विषय मुख्यतः धार्मिक हैं और प्रायः इनमें तीक्ष्ण रंगों का प्रयोग किया जाता है। इस शैली में व्यापक रूप से चित्रित विषय एवं डिजाइन हिंदू देवताओं के हैं, जैसे कृष्ण, राम, शिव, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सूर्य एवं चंद्रमा, तुलसी का पौधा, शादी के दृश्य, सामाजिक घटनाएं इत्यादि। इस पेंटिंग की शैली में ज्यामितीय पैटर्न शामिल हैं। इसमें मुखाकृतियों की आंखें काफ़ी बड़ी बनाई जाती हैं और चित्र में खाली जगह भरने हेतु फूल, पत्तियां, चित्र इत्यादि बनाए जाते हैं। मधुबनी कलाकार देख लेते हैं। तो चित्रकला की इस शैली को पारंपरिक रूप से क्षेत्र की महिलाओं द्वारा बनाया जाता है, हालांकि वर्तमान में मांग को पूरा करने के लिए इसमें पुरुष भी शामिल हैं। मधुबनी पेंटिंग्स की प्रसिद्ध महिला चित्रकार हैं सीता देवी, गोदावरी दत्त, भारती दयाल, बुला देवी आदि। तो यह जो है पॉइंट बिहार BPSC के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो BPSC वाले विशेष करके इसको याद रखिएगा। शहद परीक्षण प्रयोगशाला के बारे में देख लेते हैं अब। तो 24 जुलाई 2020 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के सहयोग से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा आनंद, गुजरात में स्थापित भारत के विश्व स्तरीय अत्याधुनिक शहद प्रशिक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया। तो कहाँ किया है? गुजरात के आनंद में, यह याद रखिएगा। यह शहद परीक्षण प्रयोगशाला बड़ी संख्या में किसानों को शहद के उत्पादन एवं विपणन के लिए प्रोत्साहन देकर देश में मीठी क्रांति लाने एवं उनकी आय दोगुनी करने में भारत सरकार के विजन में सहायक होगी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर इस विश्व स्तरीय प्रयोगशाला की स्थापना की है। आगे देख लेते हैं। तो NDDB ने इस विश्व स्तरीय लैब को सभी सुविधाओं के साथ स्थापित किया और परीक्षण विधियों प्रोटोकॉल को विकसित किया है, जिन्हें राष्ट्रीय प्रशिक्षण एवं अंश शोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड यानी कि नेशनल एक्रेडिटेशन
बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसके बारे में हम लोग ऊपर देख चुके हैं NABL के बारे में। FSSAI ने अब शहद, बीवैक्स और लॉयल जेली के नए मानदंडों को अधिसूचित किया है। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा कराए जा रहे वैज्ञानिक तरीके से शहद उत्पादन पर 2 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया है। ठीक है, अब देख लेते हैं आज का लास्ट पॉइंट। यह है मामला मृत्यु दर यानी कि केस फैटेलिटी रेट। तो यह किसको कहा जाता है? तो CFR जो है एक निश्चित अवधि में किसी विशिष्ट बीमारी से संक्रमित होने वाला तथा उससे मरने वाले व्यक्तियों की संख्या का अनुपात होता है। ठीक है, मतलब कितने लोग उससे संक्रमित हुए हैं और कितने लोग मरे हैं, उनका अनुपात जो है यह CFR यानी कि केस फैटेलिटी रेट कहलाता है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कोविड-19 के टाइम में यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म बन जाता है। ठीक है, तो अब आज हम लोगों ने अपना वीडियो समाप्त किया है। 1 लाइनर हम लोगों ने देख लिया और 10 आपके करंट अफेयर्स एनालिसिस के पॉइंट देख लिए हैं। अब हम लोग जो है सेकेंड पार्ट में आगे का पॉइंट देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जाते जाते इतना कहूँगा कि लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी जो है चैनल से ज़रूर जोड़िए। ठीक है, इसको शेयर भी कीजिए। जाते जाते एक बात और कहना चाहता हूँ कि 1 अगस्त से जो है हमारा प्रोग्राम शुरू हो रहा है 66 BPSC के लिए व्हाट्सएप पर। ठीक है, और इसमें जो है आपको दृष्टि नोट्स दिए जाएंगे। ठीक है, दृष्टि के BPSC नोट्स दिए जाएंगे। उसके अलावा आपका टेस्ट सीरीज भी दिया जाएगा और आपका जो करंट अफेयर्स का मैं बना रहा हूँ, ये वीडियोज़ बना रहा हूँ और आपके जो PDF बना रहा हूँ यह भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है, जो अवधि होगी, कोर्स ड्यूरेशन जो होगा वह आपका 9 माह होगा और आपका जो फ़ी होगा वह मात्र होगा 2500 रुपया। ठीक है, तो फ़ी जो होगा वह आपका 2500 रुपया होगा पूरे 9 माह के लिए। तो इस कार्यक्रम से जुड़िए और लाभ उठाइए। ठीक है, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।